currently pursuing MBBS from the Government Medical College Shahjahanpur, and in this video we are going to discuss about that how to manage NEET as well as boards together. And what I think is that it is one of the most important video for 12th appearing student, क्योंकि yes of course on my channel. So देखो ऐसा होता है, जैसे हम अपने बैच का एक्सपीरियंस बताएं, so out of 100 only around 10 students, not exact, I don't know exactly, but 8 to 10 students are 12th appearing, and the rest 90 of the students have either dropped 1 year or 2 year or maybe more. ओके, बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक अच्छे से एक्सक्यूज़ दे देते हैं अपने टाइम में. हमको भी लगता था, हम भी एक एक्सक्यूज़ तैयार था मेरे लिए कि अभी तो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट कैसे मैनेज होगा. ऑल्दो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज नीट एज वेल एज बोर्ड्स, बट येस कुछ जहाँ पे जिन जिन स्टेप से प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टेप वाइज सॉल्यूशंस बताएंगे. सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यहाँ पे मेनली वो चीज़ें नहीं, मतलब डिस्कशन यहाँ पे बोर्ड और नीट का नहीं होगा. ड्रॉपर के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा दैट इज़ हाउ टू मैनेज NCERTs एंड एक्स्ट्रा स्टफ विच यू हैव टू डू फॉर नीट. ऑलराइट, तो ये ड्रॉपर हो चाहे बोर्ड का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वीडियो के एंड में यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग विच विल enhance your strategy of preparation. Alright, so don't go anywhere else. Right, so let's begin the video. So at first we will talk about the easiest subject, that is biology. Easiest लगता है, वो अपने आप में बहुत ग्रेटफुल है. सो बायोलॉजी, ऑल्दो चीज़ें ईजी होती हैं और हर बायो के स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और होता भी है. मैक्सिमम जो स्कोर होता है नीट में वो इसी से खड़ा होता है. सो येस, अगर देखो बायो तो इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तुमको फेस करनी पड़ेगी नीट और बोर्ड के मैनेजमेंट में, क्योंकि नीट पूरा NCERT बेस्ड है और बोर्ड तो NCERT से आता ही आता है, या कोई भी आप अपने स्टेट बोर्ड, मतलब कोई भी जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं उससे आएगा जो भी बुक है. सो बायो में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है. देखो 2 से 3 साल पहले जब CPMT होता था, मतलब 2-3 साल नहीं, 4-5 साल पहले 2017 में जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, स्पेशली एनिमल किंगडम से. तो वो एक चैप्टर ऐसा था जिसमें हम लोगों को पूरी बुक पढ़ाई जाती थी. आधी कॉपी मेरी भर गई थी, पूरा A4 साइज़ रजिस्टर था, तो वो हाफ भर गया था मेरा सिर्फ एनिमल किंगडम के नोट्स बनाते बनाते. बट उसके बाद धीरे धीरे वो सिलेबस कम होता गया, क्योंकि CPMT को मतलब नीट आ गया उसके बाद, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी मैनेजेबल होता है. बस एडिशनली बोर्ड के लिए क्या करना है कि प्रीवियस 5 ईयर ले आओ, और वो सफिशिएंट है. उसको लास्ट के 4-5 दिन पहले अच्छे से देख डालो, और उसमें भी हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. तो बस टाइम मैनेज करना, वो भर के लिखना, और वर्ड लिमिट अगर क्रॉस भी हो जाती है बोर्ड में तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंग्लिश में कंट्रोल करना, बट बायो में तो जितने डायग्राम और जो कुछ भी हो पाए वो सब बना डालना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में भी सब डिविजन्स है. इनऑर्गेनिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपका NCERT कवर कर लेगी. ठीक है, चाहे किसी भी नीट IIT बोर्ड सब में सिर्फ उसी से पूछा जाता है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. और उसके बाद फिर अगर फिजिकल की बात है, तो फिजिकल में जो पर्सनली हमने चीज़ नोटिस की वो ये कि फिजिकल में बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जनरली नीट में क्या पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके फॉर्मूले बेस्ड आ जाते हैं पैटर्न पे. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत होती है. बट जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, इन स्पेशली इन 3 चैप्टर्स के, बाकी भी जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है उनको वो भी उनमें भी, और जो 3 चैप्टर्स के मैंने नेम लिए, इनमें जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी वो ये कि इनके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम कर लेते थे प्रैक्टिस, बट जब उन्हीं टर्म्स की डेफिनेशन पूछी जाती थी तो लिखने में प्रॉब्लम हो जाती थी. अब मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मोलर कंडक्टेंस, क्रिस्टल लैटिस, डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल, खैर ये तो हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, मतलब इस तरीके की जो डेफिनेशंस होती हैं वो करने में हमको प्रॉब्लम होती थी, और ये बोर्ड में 1 लाइनर के नाम पे आ जाते हैं. ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड बेस्ड ही होता है, ये नीट में भी, मतलब कभी कभार अब तो ऑब्जेक्टिव ईजी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो केमिस्ट्री में उसमें भी आ जाते हैं डेफिनेशंस. तो डेफिनेशन फिजिकल में याद करो, और जो जिनके न्यूमेरिकल पार्ट है ना, तो न्यूमेरिकल में जो टर्म्स आ रहे हैं उनकी डेफिनेशंस लर्न कर लेना, क्योंकि वो बोर्ड्स में कभी कभी आ जाते हैं. प्रीवियस ईयर अगर देखोगे सो विल नोटिस. अब आते हैं ऑर्गेनिक पे. सो ऑर्गेनिक इज़ अ सब्जेक्ट विच विल क्रिएट मैक्सिमम प्रॉब्लम. ठीक है, फॉर नीट IIT दोनों स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोचिंग में इनके मतलब ऑर्गेनिक के नाम पे, तो ऑर्गेनिक 2 तरीक़ों से प्रॉब्लम क्रिएट करती है. एक तो स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ऑल द रिएक्शंस. ठीक है, तो मैकेनिज्म भर के होंगी. और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि NCERT में बहुत लिमिटेड नेम्ड रिएक्शन दिए हैं. ठीक है, सपोज NCERT में एल्डिहाइड कीटोन में 20 रिएक्शन दिए हैं, 20 नेम्ड रिएक्शन. सो कोचिंग वाले या जो नीट या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं
उनको पढ़ाई जाएंगी 40-60, मीन्स डबल ट्रिपल तक नेम्ड रिएक्शन पढ़ाई जाती हैं, और उसमें वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या लिखना है उनको, ठीक है। सो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जब कोई चैप्टर ख़त्म हो या पूरी ऑर्गेनिक जब पढ़ा दी जाए, उसके बाद मतलब एक तो कोचिंग के साथ साथ चलते रहो तो चीज़ें आती रहेंगी। उसके बाद फिर जब सिलेबस ख़त्म हो जाए या तो चैप्टर एंड के एंड में बीच बीच में भी NCERT लाओ, ठीक है। जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है जो NCERT में दी हैं उनको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने के बाद तुम ये देख लो कि NCERT में जैसे एक कोचिंग्स में क्या होता है कि पूरे एक एक रिएक्शन को 3-3 4-4 पेज में उसकी मैकेनिज्म सिखा देते हैं, तो वो मतलब नीट के लिए तो नहीं है, वो IT के लिए, तो उनको जाने दो भाई। IT के लिए तो वो करें अपने आप, हम लोग तो नीट वाले हैं। तो नीट में क्या होगा कि आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, उसको हाईलाइट कर लो किसी पेन से, सेम पेन रखना, और जितनी NCERT वाली चीज़ें वो आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 10 चीज़ें रिवाइज़ करना, 10 बुक्स उठा के एक बार में रिवाइज़ करना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए एक ही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अपना बनाओ, या तो NCERT या तो एक्स्ट्रा वाला। अब एक्स्ट्रा वाला बनाओ इसलिए क्योंकि हर चीज़ NCERT में नहीं दी है, बहुत मतलब कंसाइज वे में दे रखी है उन्होंने। तो मेन सोर्स तुम्हारा अगर कोचिंग नोट्स हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुमको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा में क्या है एंड व्हाट इज़ गिवन इन NCERT। क्योंकि NCERT वाला फोकस करोगे और बोर्ड के टाइम में अगर तुम फालतू की चीज़ें पढ़ के गए तो अगले दिन मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे साथ, ठीक है। तुमको फालतू की रिएक्शंस याद आएंगी और मेन रिएक्शन भूल जाओगे। तो हाईलाइट कर लेना, बहुत ज़्यादा कलरफुल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई फ्लावर बना दो, बट हाँ 2 से 3 कलर अगर लगाओ तो इट्स सफिशेंट। ऑलराइट, तो बस ऑलराइट। सो यहाँ पे केमिस्ट्री कंप्लीट होती है एंड अब आते हैं फिज़िक्स। सो ड्रेडफुल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स इज द मोस्ट ड्रेडफुल सब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ऑलराइट, तो इस पर हम 2 डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं एंड आई कैन गारंटी कि जिसने वो 2 वीडियोस देखी उसकी फिज़िक्स वीक नहीं रह सकती है, ठीक है। तो जाओ उसको देखो जाके। और यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं कि देखो मतलब यहाँ पे तो बोर्ड के लेवल पे बात हो रही है, बोर्ड और नीट मैनेजमेंट पे, बट अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो 2 वीडियो देख लो एंड मतलब एकदम सुपर वीडियोज़ हैं, ठीक है। वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ हैं इन मतलब ऑब्वियसली ऑन माई चैनल। सो यस, लेट्स बिगिन। देखो बोर्ड में क्या करना होता है, बोर्ड में मेनली डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है, और थोड़े इजी क्वेश्चन जो कि फॉर्मूले बेस्ड होंगे। तो हमने क्या किया था कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, नवंबर में, मेरे बोर्ड्स हुए थे फरवरी मार्च में, तो जब नवंबर आया, नोटिस आई कि प्री बोर्ड होने, तब याद आया कि अरे हाँ 2 सब्जेक्ट तो और हैं, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, तो उनको किया धीरे धीरे। और फिर याद आया कि फिजिक्स में तो डेरिवेशन आते हैं, जब उसका वो देखा क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में हमने डेरिवेशन लिखे। हमने नोटिस ये किया कि बहुत सारा जो बोर्ड का पेपर है वो डेरिवेशन से कवर हो रहा है, और इसी का ऑपोजिट होता है नीट में। तो क्योंकि साल भर प्रिपरेशन कर रखी थी उसकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग की, तो उसका तो कुछ करना नहीं था। डेरिवेशन का 2 तरीके हैं, या तो आप इतना अवेयर रहिए अपने बोर्ड के लिए कि हर चैप्टर के बाद आप डेरिवेशन सारे लाइन से लिख लो, या तो जो काम हमने किया था वो कर लो कि नवंबर में एक पतली कॉपी लाए जो 100-200 पेजेस की आती है, उसको लाए और फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, सेमीकंडक्टर्स तक, ठीक है, पूरा जितने डेरिवेशन थे पूरी बुक में वो सब लिख डाले, ठीक है। टिक विक नहीं लगाना है बुक में, सारे लिख डालो और उसके बाद उसको रख लिया एग्ज़ाम से पहले। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी टू क्लियर बोर्ड्स। और मेरे 95 आए थे फिजिक्स में, पता नहीं कैसे, मतलब उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो हमको लग रहा था फिजिक्स में मेरे 90-92 आएंगे, और जहाँ पे हमको लग रहा था 100 आएंगे मेरे बायो में, वहाँ पे मेरे 95 हो गए। तो अब वो मतलब मैनेज कर देते हैं जैसे भी हो बोर्ड में। तो मतलब 95 आए एंड इट वॉज एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट कॉपी वॉज एट एक्सट्रीम, ठीक है। मतलब हमको लगता है कि अगर वो कॉपी ना बनाई होती तो फिजिक्स में मेरे 90 भी क्रॉस, मतलब 85 भी ना शायद क्रॉस होते, क्योंकि वो डेरिवेशन वाली कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एग्जाम से एक दिन पहले उस कॉपी को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, दिन बोर्ड एकदम सुपर, बहुत खुशी खुशी आओगे वापस। ऑलराइट, सो यस, सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से। तो बोर्ड वालों इस वीडियो के पॉइंट्स लिखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।